सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको 3 नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, और आज इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए ठीक है मैं आपको 8 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 2 ही क्वेश्चन है, मगर 2 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्पज से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थलों में पाए जाने वाले मोहरों और ठीक है मोहरबंदी के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी यहां बात हो रही है किसकी? मोहरों की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को समझना यह है कि मोहर किसे कहती है। ठीक है, तो मोहर को समझो। देखो मोहर के बारे में यहां पे क्या दे रखा है हमारा, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मोहर मतलब यहां पर आ गया सील। ठीक है, सील का इस्तेमाल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। व्यापार इन द सेंस, अगर एक वस्तु को किसी दूसरी जगह पर पहुंचाना था, अगर एक वस्तु को ठीक है एक जगह से किसी दूसरी जगह पे पहुंचाना होता था, तो उसके लिए मोहर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। वो कैसे? जैसा कि आपको पिछली वीडियो में समझाया मैंने कि एक पहले पोटली लेते थे, उस पोटली के अंदर में वस्तुओं को रखते थे और उसको बांध दिया करते थे रस्सी के द्वारा, और जो गांठ होती थी उसके ऊपर में चिकनी मिट्टी लगाकर उसके ऊपर में सील यानी स्टैंप लगाई जाती थी। ठीक है, यानी मोहर लगाई जाती थी, और उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता था जिस जगह पर वो जाती थी। और वहां पर जो रिसीवर था वो उसको रिसीव करने से पहले उसकी सील देखता था। अगर सील नहीं टूटी हुई है, इट मींस ठीक है वस्तु के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। अगर सील टूट गई है तो ऐसा माना जाता था कि वस्तु कॉम्प्रोमाइज हुई है, यानी उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। तो सिंपल आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा स्थलों में पाए जाने वाले मोहर, ठीक है, उनके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी मोहरों के महत्व की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों? मोहरों के महत्व की बात हो रही है। तो मेरे रसगुल्लो गुलाब जामुनो आगे की ओर देखो, ना समझ में आया तो दोबारा ठीक है कमेंट करना, मैं आपको समझाऊंगा। सिंपल एक छोटी सी वीडियो बनाकर, अगर नहीं समझ आता तो देखो आंसर हमारा क्या कहता है। वस्तुओं पर ठीक है निशान लगाने, संपत्ति की सुरक्षा करने और व्यापार को ठीक है प्रमाणित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वाणिज्यिक उपकरण थे ये। यानी यहां पर क्या बोला गया है कि जो सील है, इस सील को उपकरण कहा गया है। क्या कहा गया है? सील को, सील को उपकरण कहा गया है। और इस सील का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता था? ये जो सील है यानी ये जो मोहर है, इसका इस्तेमाल कहां करते थे? जैसे लिख रखा है, वस्तुओं पर निशान लगाने के लिए सील का इस्तेमाल होता था, यानी मोहरों का इस्तेमाल होता था। संपत्ति की सुरक्षा के लिए मोहरों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, व्यापार को प्रमाणित करने के लिए भी मोहर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसीलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रशासनिक और वाणिज्यिक उपकरण माना जाता है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या कहता है? प्रमुख पहलू। प्रमुख पहलू के अंदर में आपका व्यापारिक एवं प्रशासनिक उपयोगिता, ठीक है, प्रेषक यानी स्वामी की पहचान करने या परिवहन के दौरान माल के साथ में छेड़छाड़ से बचने के लिए, ठीक है, या गीली मिट्टी की मोहरों को ठीक है पैकेजों या गांठों, ठीक है, और हाँ भंडारण जारों पर दबाकर लगाया जाता था। देखो यहां पर इस वाले में वही बोला गया जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था इसमें आपको मैंने? जैसे कि मैंने देखो इसमें लिखा हुआ है कि व्यापारिक और प्रशासनिक उपयोगिता किसके लिए? व्यापारिक तौर पर इस्तेमाल करना या प्रशासनिक तौर पर इसका इस्तेमाल करना। कैसे इस्तेमाल किया जाता था? देखो यहां पे लिख रखा है कि स्वामी की पहचान। देखो स्वामी का मतलब क्या होता है? स्वामी का मतलब होता है बच्चों कि जिसने वस्तु भेजी है उसकी पहचान करना। जिसने वस्तु भेजी है, मान के चलो मेरे पास में कोई पोटली आती है, मेरे पास में कोई प्रोडक्ट आता है, ठीक है, जिसके ऊपर में ऐसी मोहर या सील बन रखी है, तो मैं उसकी पहचान कैसे करूंगा? उसकी पहचान उसकी सील से होगी। किससे होगी उसकी पहचान? उसकी पहचान उसकी सील से होगी। यानी मेरे पास जो वस्तु आई, मैं उस वस्तु पे जो सील है उसको देखूंगा, और उस सील को देखकर मुझे पता लगेगा कि वो किसके द्वारा भेजी गई है, कौन से राजा यानी कौन से महाराजा के द्वारा उसको भेजा गया है। ठीक है, तो स्वामी की पहचान करने के लिए वस्तु के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, सुरक्षित रहे, इसलिए भी सील का इस्तेमाल किया जाता था। और इसका उपयोग कैसे करते थे? पोटली पर या वस्तु पर या रस्सी पर चिकनी मिट्टी लगाना या गीली मिट्टी लगाना, और उसके ऊपर में सील को लगा दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता था। आगे की ओर बढ़ते हमारा व्यापार के प्रमाण की तरफ में। तो व्यापार के प्रमाण यानी मेसोपोटामिया में, ठीक है, हड़प्पा कालीन मोहरों की खोज और
इसके ठीक है विपरीत व्यापक समुद्री और भूमि आधारित व्यापार ठीक है नेटवर्क के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। मतलब आपको क्या बताया कि हड़प्पा सभ्यता ना केवल भारत में या अपने आसपास के क्षेत्रों में व्यापार करता था, बल्कि वो भारत से बाहर भी व्यापार करता था। जैसा कि आपने 11th क्लास में मैसोपोटामिया का नाम सुना है, जो आज का इराक है। क्या है आज का इराक? यानी आज इराक जो है वो पहले मैसोपोटामिया था। तो सोचो, हड़प्पा सभ्यता जो कि भारत में है, हड़प्पा सभ्यता भारत में था, उसके बावजूद भी वो समुद्र पार करके इराक से व्यापार करता था। ठीक है, और उसके व्यापार के ठीक है सबूत मिले हैं हमें, जैसे मैसोपोटामियन के सिक्के हमें भारत से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, और उसके और भी ज्यादा सबूत देखो क्या मिले कि वो मैसोपोटामिया के साथ साथ में वो किसके साथ व्यापार करता था हमारा। देखो, सेकंड हमारा इसमें था कि मैसोपोटामिया में हड़प्पा कालीन मोहरों की खोज हुई थी और इसके ठीक है विपरीत में व्यापक समुद्री और भूमि आधारित व्यापार नेटवर्क पाया गया। यानी ओमान आपने नाम सुना होगा इस चैप्टर के अंदर में। तो मैं आपको सिंपल इतना बताऊंगा, सिंपल भाषा के अंदर में, कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो ना केवल भारत में व्यापार करता था बल्कि भारत के बाहर भी व्यापार करता था। ठीक है, जैसा कि वो मैसोपोटामिया से व्यापार करता था और ओमान से व्यापार करता था। ठीक है, और ये सब पूरा व्यापार जो था वो किससे संभव था? ये पूरा का पूरा व्यापार संभव था सील के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हमारा पहचान एफ संचार की तरफ में। देखो, पहचान और संचार में क्या लिखा है कि इन मोहरों पर उत्कीर्ण, उत्कीर्ण मतलब जो उभरी हुई चीजें होती हैं, इन मोहरों पर उत्कीर्ण या ठीक है अपठित लिपि एक लेखन प्रणाली का संकेत देती है। यानी जो मोहरें होती थी, उन मोहरों पर जो उत्कीर्ण चित्र होते थे या उत्कीर्ण जो आपकी लाइनें होती थी, ठीक है, यानी लिपि होती थी, वो क्या पहचान देती हैं? वो भेजने वाले का पहचान देती थी। किसका पहचान देती थी? भेजने वाले का। ठीक है, जिसका उपयोग पहचान या माल स्वामी के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता था। साफ साफ लिख रखा है कि मोहरों के ऊपर में जो उत्कीर्ण पिक्चर होती थी या उत्कीर्ण लिपि होती थी, उसका इस्तेमाल ठीक है स्वामी की पहचान के लिए किया जाता था। किसकी पहचान के लिए बेटा? स्वामी की पहचान के लिए। दोबारा बोल रहा हूं मैं, स्वामी की पहचान के लिए। ठीक है, यानी जो मोहरे थी उनके ऊपर में जो उत्कीर्ण पिक्चर होती थी या जो उत्कीर्ण लिपि होती थी, उसका पहचान स्वामी की पहचान के लिए किया जाता था। यानी वो वस्तु किसके द्वारा भेजी गई है उसका पता लगाने के लिए ठीक है किया जाता था। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, प्रतीकवाद की बात करें, प्रतीकवाद ठीक है पशुपति मोहर। अब ये प्रतीकवाद पशुपति मोहर कौन सी है? यानी योग मुद्रा में देवता बैठे हुए हैं। कौन सी मुद्रा में? योग मुद्रा। आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था योग मुद्रा का मतलब क्या होता है। योग मुद्रा का मतलब होता है कि एक साधु संत जो योग करते समय अपना जो ठीक है तरीका लेते बैठते का जो उसका तरीका होता है उसको बोलते हैं योग मुद्रा। देखो क्या लिखा है कि बैल और पीपल के पत्तों जैसे ठीक है रूपांकन हड़प्पा वासियों की, किसकी? हड़प्पा वासियों की धार्मिक और पौराणिक और सामाजिक सामान्यताओं की ठीक है महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यानी ये जो हमारे कौन सी मुद्रा बात हो रही है? ये प्रतीकवाद की बात हो रही है। प्रतीकवाद मतलब क्या हो गया? प्रतीकवाद पशुपति मोहर। प्रतीकवाद का मतलब क्या हो गया? पशुपति मोहर। ये जो आपकी पशुपति मोहर है ये किस चीज पर बता रही है? ये पशुपति मोहर जो है ये बैल पीपल के पत्ते जैसे रूपांकन हड़प्पा वासियों की ठीक है हड़प्पा वासियों की धार्मिक और पौराणिक और सामाजिक मान्यताओं के बारे में जानकारी हासिल करने का मौका देती है। आगे की ओर बात करेंगे हमारा ठीक है कलात्मक का बात करेंगे। इसमें क्या लिखा है कि छोटे अधिकतर ठीक है वर्गाकार क्या हमारा ठीक है सीटाटाइट ठीक है सीटासाइट सतहों पर जानकारों ठीक है जानवरों और ठीक है प्रतीकों की ठीक है सूक्ष्म ठीक है नक्काशी संभवता के ठीक है उन्नत शिल्प कौशल और तकनीकी दक्षता को दर्शाती है। ठीक है, आगे की ओर देखो 8वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हमारे। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा 8वां ठीक है, इसको हम रफ कर लेते हैं पहले। भाई वीडियो को पूरा देखो बच्चों, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, तभी आप लोग कुछ कर भी पाओगे। अदरवाइज अगर आधा देखोगे आधा समझोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, पेपर में आपका ऐसे ही हो जाएगा और पेपर आपके पास में।
अच्छे से पढ़ के चलो। आपको हर रोज एक वीडियो डाल के दूंगा मैं हर एक चैप्टर की। ये चैप्टर आज आपका खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने आपको करा दिया आज की वीडियो में। अब आपकी जो कल वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको मैं सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, 3 नंबर और 8 नंबर वाले, तो बने रहिए मेरे साथ। 8वां क्वेश्चन आपका क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व धार्मिक विशेषताओं के बताइए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान रखना और इसको गलती से भी इग्नोर मत करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बोला गया है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसके आर्थिक और धार्मिक विश्वास बताने। आपको क्या बताने हैं? उसके आर्थिक और धार्मिक विश्वास बताने। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर, पशुपालन पर और ठीक है सुविकसित व्यापार, किस पे मारा? सुविकसित व्यापार। सुविकसित व्यापार जो उन्होंने खुद में चालू करा था। किसके साथ व्यापार करते थे? मेसोपोटामी के साथ व्यापार करते थे। और किसके साथ व्यापार करते थे? ओमान के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, और देखो आगे क्या लिखा है? पर आधारित थी, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? कृषि पर आधारित थी, पशुपालन पर आधारित थी और सुविकसित व्यापार पर आधारित हुआ करती थी। धार्मिक रूप से ये मातृ देवी पशुपति शिव की पूजा करते थे, जल पूजा और प्रकृति पूजा पर भी केंद्रित थे। यानी धार्मिक रूप से किस किस की पूजा करते? धार्मिक रूप से ये करते मातृ देवी की पूजा करते, पशुपति की पूजा करते, ठीक है, जल की पूजा, ठीक है, प्रकृति की पूजा, इन सभी की पूजा करते थे। जहां कोई बड़े मंदिर नहीं थे बल्कि व्यक्तिगत या सामुदायिक ठीक है पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। यानी मेसोपोटामिया के अंदर में, सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर में कोई भी मंदिर नहीं पाए जाते बल्कि वहां पर सामुदायिक, ठीक है, वहां पर क्या पाई जाती है? सामुदायिक पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कोई मंदिर नहीं मिलता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता के जो अर्थव्यवस्था थी, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड है? हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, पशुपालन पर आधारित है, सुविकसित व्यापार पर आधारित है हमारा। ठीक है, उसके बाद वहां का धार्मिक जो है, ठीक है, वहां का धार्मिक जो है वो क्या है? धार्मिक रूप से वो मातृ देवी की, पशुपति की, जल की पूजा, प्रकृति की पूजा, भूमि की पूजा, इनकी करते थे। वहां पर कोई भी मंदिर नहीं था बट वहां पर व्यक्तिगत या सामुदायिक पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहां पर देखो क्या लिखा है? आर्थिक विशेषता की बात हुई है। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं हमारा आर्थिक विशेषताओं के साथ में। पहला पॉइंट, आर्थिक विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक विशेषताओं के बारे में। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कौन सी आधारित? हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, रई, मटर, सॉरी, ठीक है, यहाँ के लोग क्या करना? यहाँ के लोग गेहूं, जौ, रई, मटर, तिल और सरसों, ठीक है, उपजाते थे, मतलब उगाने का काम करते थे। कपास उत्पादन के विश्व में सबसे, ठीक है, प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, यही मिलते हैं। यानी पूरे विश्व में कपास का सबसे पुराना साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। कपास उगाने का सबसे प्राचीन जो सबूत मिलता है वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। आगे देखो, व्यापार एवं वाणिज्य की बात करेंगे। तो व्यापार और वाणिज्य में क्या लिखा है कि व्यापार मेसोपोटामिया, ठीक है, फारस, अफगानिस्तान के साथ होता था। किन किन के साथ करते थे वो? मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, फारस के साथ व्यापार करते, अफगानिस्तान के साथ व्यापार करते। साथ ही साथ लोथल क्या था? लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था। बंदरगाह का मतलब आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा 11th 12th क्लास की ज्योग्राफी में कि बंदरगाह को बोलते हैं सी पोर्ट्स, यानी समुद्री पत्तन, जहां से हम पूरा का पूरा समुद्री व्यापार संभालने का काम करते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो लोथल है, 1 नंबर में भी याद कर लेना इसको एमसीक्यूज में कि भाई लोथल क्या है? लोथल है बंदरगाह, जिसका इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता था। अब बात करेंगे शिल्प, ठीक है, और उद्योग। शिल्प उद्योग में क्या लिखा है? बन के बनाना, शंख की कटाई करना, मोहरों का निर्माण करना और वस्त्र का निर्माण करना, ठीक है, ये सारी के सारी प्रमुख शिल्प उत्पादन थे हमारे। क्या थे प्रमुख शिल्प उत्पादन? धातु की बात करेंगे, तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसी, ठीक है, धातुओं का उपयोग किया जाता था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। और ये बात मेरी कान खोल के सुन लेना, आपके पेपर में एक बार ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा वासी किस धातु के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। तो बात याद रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे के धातु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किसके बारे में? लोहे के धातु के बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी।
और ये आपका एमसीक्यू में आया था, याद रखना इसको, एमसीक्यू से पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे देखो हमारा क्या लिखा है, विनिमय प्रणाली की बात करेंगे, ठीक है, किसकी, विनिमय, वस्तु विनिमय। वैसे बताया था बार्टर सिस्टम होता है, वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय का उपयोग किया जाता था, ठीक है, और व्यापार के लिए, ठीक है, बाट माप का इस्तेमाल किया जाता था। किसका इस्तेमाल करते थे, बाट माप का। बाट माप का मतलब क्या होता है, बाट माप का मतलब क्या होता है, बाट माप का मतलब होता है वहां पर बाट होते थे, 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो के ऐसे कुछ बाट होते थे वहां पे, जिनका इस्तेमाल वजनों को तौलने के लिए या व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो इसकी आर्थिक विशेषताओं में मैंने आपको कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले कृषि के बारे में बताया कि कृषि में इन चीजों की कृषि की जाती थी, जैसे गेहूं, जौ, राई, मई, ठीक है, सॉरी मई कह रहा हूं, मटर, ठीक है, तिल, सरसों, इन सबको उगाया जाता था। कपास का सबसे पुराना साक्ष्य हमेशा मिलता है हड़प्पा सभ्यता से ही। फिर उसके बाद व्यापार की बात करें तो मेसोपोटामिया के साथ, फारस के साथ, अफगानिस्तान के साथ व्यापार करता था। लोथर हमारा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। शिल्प उत्पादन की बात करूं तो मनके बनाना, शंख की कटाई करना, मोहरे बनाना, वस्त्र बनाना, ये सब इनका काम था, ठीक है। धातु की बात करूं तो चांदी, सोना, ठीक है, कांसा, तांबा, सोना, चांदी, इन सभी धातुओं का उपयोग करते थे। लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विनिमय की बात करें तो वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए वस्तु विनिमय का इस्तेमाल करते थे और साथ ही साथ बाट व्यवस्था का भी इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरीके से आपके हड़प्पा सभ्यता के 3 नंबर के क्वेश्चन और 8 नंबर के क्वेश्चन आपको मैंने 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको मैंने दे दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। आप देखिए, आप उनका भरपूर प्यार दीजिए और जाते समय अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच।